नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। आज 18वीं लोकसभा का संसद का सत्र शुरू हो चुका है। दूसरा दिन है, शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा है, लेकिन विवाद खड़ा हो गया। घमासान मच चुका है स्पीकर पद को लेकर। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, सहमति नहीं बन पाई, सहयोग नहीं मिल पाया, तो एनडीए के सामने इंडिया अलायंस की ओर से यानी कि कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, उतार दिया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जो घमासान की उम्मीद की जा रही थी, जो एक कयास लगाया जा रहा था कि स्पीकर पद को लेकर जो संसद के भीतर बवाल एनडीए के भीतर देखने को मिलेगा, वो अब एनडीए वर्सेस इंडिया हो चुका है। एनडीए की ओर से ओम बिरला को एक बार फिर से मौका दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं के सुरेश कांग्रेस पार्टी की ओर से उतारा गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब स्पीकर पद को लेकर चुनाव होगा। चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ सागर शाह जी जुड़ चुके हैं, जो कि गुजरात से हैं, हमेशा हर मुद्दे पर अपनी राय रखते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है सर, उम्मीद हम लोगों ने विपरीत की थी, क्योंकि एनडीए को लेकर कई सवाल थे कि सहमति बन पाएगी नहीं बन पाएगी। जिस तरीके से स्पीकर पद टीडीपी ने मांगा था, तो वहां तो सहमति दिख रही है, लेकिन इंडिया वालों ने ये क्या कर दिया, कहां दांव फंसा दिया कि वो भी अब अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। इंडिया वालों ने कुछ नहीं किया है। इंडिया वालों ने वो किया है जो एक अकेले भारी को सोचा नहीं था उसने कभी जिंदगी में कि मेरे साथ ये होगा। तो इंडिया वालों ने ये किया है कि 400 नहीं मिले, 370 नहीं मिले और 240 पर आ गए, लेकिन मनमानी और अहंकार और अभिमान आज भी वैसा का वैसा है। इसीलिए आज विपक्ष जब संसद में इतना मजबूत होकर आया है, तो जब वो मजबूत नहीं था तब भी हर मुद्दे पर एकदम जमकर लड़ता था। तो आज तो विपक्ष इतना मजबूत है तो ऑब्वियसली है कि वो जमकर ही लड़ेगा। मोदी जी जब संसद में आए तो राहुल गांधी जी ने उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया और कहा कि तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। इस देश के अंदर इस सरकार ने पिछले 10 साल से जो 2 लोगों की सरकार थी और वो 2 लोगों की सरकार जो तानाशाही से चल रही थी, उसका अभिमान तोड़ दिया। फिर भी आज तीसरी बार शपथ लेने के बाद भी पूरे देश के अंदर जब आतंकवादी हमले हो रहे हैं, पेपर के ऊपर एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, पिछले 7 साल के अंदर 70 पेपर लीक हो चुके हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को जवाब देने का मन नहीं हो रहा है, जवाब देने की जिम्मेदारी नहीं दिखा रहे हैं। तो विपक्ष तो आवाज पहले भी उठाता था, विपक्ष आज भी आवाज उठाएगा। और इसीलिए विपक्ष ने सोचा कि अगर स्पीकर पद टीडीपी से होता तो विपक्ष उसे सपोर्ट करता, लेकिन जब टीडीपी के साथ विपक्ष की अगर सहमति हो चुकी है किसी चीज के बदले में, किसी बात के बदले में, किसी सौदे के बदले में, तो फिर विपक्ष तो आवाज उठाएगा और स्पीकर पद के लिए लड़ाई भी लड़ेगा। क्योंकि अब वो स्पीकर, वो विपक्ष नहीं है जिस विपक्ष को दबाया जाता था तानाशाही के अंदर। तो आज तो विपक्ष लड़ेगा और विपक्ष बोलेगा कि हमें भी स्पीकर का पद चाहिए। तो उसके लिए चुनाव होते हैं, तो चुनाव के लिए वो अपने स्पीकर के लिए वो उम्मीदवार को खड़ा रखेंगे। उसमें क्या है, वो तो अधिकार है और वो अधिकार के लिए तो लड़ेंगे। सागर जी, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, उससे पहले स्पीकर पद को लेकर जो विपक्षी नेता कयास लगा रहे थे, यहाँ पर हमने भी चर्चा की थी कि टीडीपी जो मांग करे, जो सहयोगी दल है एनडीए के, उनमें बगावत देखने को मिलेगी, किसी तरीके की खींचातानी देखने को मिलेगी, लेकिन एक सुर में राजी हो गए ओम बिरला के नाम पर। देखिए, टीडीपी जो है मतलब कि आंध्र प्रदेश की सरकार, ठीक है, और नीतीश बाबू, उनको बेसिकली चाहिए क्या? उनकी पहली फरमाइश है कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, उसे एक स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए। उसके बाद हमारे राज्य के विकास के लिए लाखों करोड़ों का पैकेज दीजिए। तो उन्होंने कितने रुपये मांगे हैं, कितना फंड्स मांगा है? आंध्र प्रदेश में अपनी कैपिटल बनाने के लिए जो उनका स्वप्न है, अमरावती बनाने के लिए जो लाखों करोड़ों रुपए का खर्च है, और ऊपर से उनका जो स्टेट है वो जो दिवालिया हो चुका है, कितने लाखों करोड़ का जो उसके ऊपर कर्ज चढ़ चुका है, उसके लिए उनको सबसे पहले फंड्स की जरूरत है। तो सबसे पहले उनकी जो जरूरियात है, जो उनकी जरूरत है, वो है फंड। अगर वो फंड नहीं मिला तो भी मोदी जी की सरकार गिर सकती है। तो आज तो मोदी जी स्पीकर पद के लिए नहीं,
लेकिन ये जो दो बैसाखियां हैं, एक नीतीश कुमार जी और एक जो है चंद्रबाबू नायडू जी, इस दो बैसाखियों के ऊपर डिपेंडेंट इतने हो चुके हैं कि सबसे पहले उन्हें खुश करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का फंड देना पड़ेगा। अब पूरे विश्व में ये प्रचार कर दिया है कि सबसे विश्व की रिच पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है, तो दीजिए ना, फंड्स दीजिए, बड़े बड़े मंत्रालय दीजिए, वो जो मांग रहे हैं वो दीजिए। लेकिन स्पीकर पद के लिए अगर सहमति हो चुकी है तो मोदी जी को यह कैसे कहना पड़ रहा है कि जनमत अगर नहीं है तो सरकार चलाने के लिए सहमति की जरूरत है। तो सहमति अगर टीडीपी ने दे दी है, नीतीश कुमार ने दे दी है, लेकिन विपक्ष तो सहमति नहीं देगा ना। विपक्ष को क्या जरूरत है सहमति देने की? तो जब उन दोनों ने दे दी है, विपक्ष लड़ रहा है, विपक्ष मांग रहा है कि हमें हमारा स्पीकर चाहिए। स्वाभाविक है। जो डिप्टी स्पीकर है पद, उसकी आप लोग मांग कर रहे हैं, शर्त रखी गई है विपक्ष की ओर से, लेकिन सर ये कैसी शर्त? और पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि स्पीकर पद को लेकर भी चुनाव होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए 2014 में विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता का पद राहुल गांधी को नहीं दिया गया, 2019 में भी नहीं दिया गया, लेकिन इस बार तो प्रतिपक्ष के नेता का भी अधिकार विपक्ष को देना पड़ेगा, क्योंकि 100 से ज्यादा सीटें हमारे भी हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अगर ये स्पीकर का मिसयूज करते हैं, ये सरकार हमने देखा है कि पिछले 10 साल में बार बार अपने पपेट स्पीकर के द्वारा कितनी सरकारें गिरा चुके हैं। आप देखिए कर्नाटक में सरकार गिराई जस्ट बिकॉज उनका स्पीकर था वहां पे। ठीक है, यहां पे देखिए महाराष्ट्र में लोग बोल रहे हैं कि अगर स्पीकर इनका होता है तो ये जो सामने उनके साथ सहयोग में जो भी खड़ा रहता है उनकी सरकारों को ये तानाशाही सरकार गिरा देती है। लेकिन इस बार इस सरकार के पास वो कंट्रोल नहीं रहा जो 2014 में था, जो 2019 में था। इस बार सरकार बैठी की है, इस बार सरकार ऑक्टोपसी है, इस बार सरकार के बहुत सारे पैर हैं। तो इस सरकार के ऊपर दबाव डालना ये विपक्ष का अधिकार है, क्योंकि इस बार विपक्ष खुद अपने पैरों पर जीत कर आया है और रावण का अभिमान विपक्ष ने तोड़ा है। तो विपक्ष अपना अधिकार क्यों नहीं मांगेगा? सॉरी जी सर, ये जो एनडीए और इंडिया के बीच में जो तकरार देखने को मिल रही है स्पीकर पद को लेकर, चुनाव होना है, क्या लगता है कि तकरार अब हमें पूरे सत्र में देखने को मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने इस मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रहा है और अब मांग कर रहा है कि डिप्टी हमें स्पीकर पद दिया जाए, और अगर वो नहीं दिया जाएगा तो फिर हम इसी तरीके से चुनाव की मांग करेंगे। बिल्कुल, देखिए अब तो विपक्ष मजबूत नहीं है, इस सरकार के सामने सारे लोग मजबूत होकर खड़े हैं। सॉरी, देखिए सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी ने 10 साल में ये प्रूव किया है कि नरेंद्र मोदी को राजनीति करनी नहीं आती है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में सिर्फ और सिर्फ कूटनीति की है, लोगों को गिराने की, लोगों को बर्बाद करने की। आप देख लीजिए उनका करियर, गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तब से लेकर आज जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब 10 साल के अंदर आज उन्होंने अपनी खुद की मातृसत्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का अपमान किया। उन्होंने खुद अपनी इज्जत गिराई है आरएसएस के सामने। अपनी ही पार्टी के अंदर 2 धड़े हो चुके हैं, जिसके अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को खुद पसंद नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर इस चुनाव में ये जीतते तो योगी आदित्यनाथ को भी ये गिरा देते। तो आज उनकी खुद की पार्टी में ही लोग ऐसे खड़े हो चुके हैं जो नरेंद्र मोदी के विरोधी है। जिन लोगों को वो अपना विरोधी कहते थे, अपनी विचारधारा से विरोधी कहते थे, ऐसे शिंदे जी और अजित पवार को भी तोड़कर अपनी पार्टी में लाए। आज वो भी अपनी विधानसभा के 100 सीट्स मांग रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी बोल दिया कि विधानसभा का चुनाव करवाइए और उसमें हमें इतनी सीट्स चाहिए, हमारे राज्य को एक राज्य का स्पेशल दर्जा चाहिए। तो अब देखिए नीतीश कुमार ने जो अपमान किया है, नरेंद्र मोदी जब गए बिहार के अंदर नालंदा का उद्घाटन करने यूनिवर्सिटी का, तब नीतीश कुमार ने क्लियर कट उनके सामने उनके मुंह पर बोल दिया कि इसकी क्रेडिट सिर्फ आप नहीं ले सकते। ये काम 2010 में शुरू हो गया था। जब मैंने प्रस्ताव रखा था यूनिवर्सिटी का, तब कांग्रेस ने ये प्रस्ताव को मंजूर किया था, परमिशन दी थी, और
तक मोदी जी नहीं आए थे प्रधानमंत्री के तौर पर, तब तक तो वहां नालंदा यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक कार्य भी शुरू हो चुका था। तो ये जो नरेंद्र मोदी की 10 साल की राजनीति, जो कूटनीति है, हर बात की क्रेडिट को खुद लेते हैं, लेकिन जब कुछ टूट जाता है तो उसकी क्रेडिट नहीं लेते। देखिए बिहार में एक हफ्ते के अंदर ब्रिज टूट गए। आप देखिए अररिया का ब्रिज टूट गया, मोतिहारी का ब्रिज टूट गया, सिवान का ब्रिज टूट गया। वो कहते हैं कि मेरे विकास की स्पीड और स्केल आज तक की 70 साल की सरकार में किसी का नहीं था, ऐसा मेरा है। लेकिन एक हफ्ते के अंदर नरेंद्र मोदी की जहां जहां सरकारें हैं, वहां सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनका भ्रष्टाचार टूट टूट कर गिर रहा है ना। तो आप मुझे बताइए कि जब खुद इतने वीक है, खुद की राजनीति इतनी कचरी है, खुद कूटनीति करते हैं, सरकारों को तोड़ देते हैं। बिहार में भी उन्होंने उनका कद छोटा कर दिया नीतीश कुमार का। आप देखिए वहां पे ओडिशा में भी जो सरकार थी उसको पूरा मिटा दिया और खुद की सरकार बना ली। तो पूरे देश को पता है कि ये जो आदमी है, देश का जो प्रधानमंत्री है, वो देश के विकास का काम नहीं कर रहा है, वो देश के राज्य को विनाश की ओर ले जाता है। जहां जहां नरेंद्र मोदी के साथ जिन जिन लोगों ने गठबंधन किया, या तो उनका कद कट गया या तो उनकी सरकारें मिट गई। तो इसीलिए आज नरेंद्र मोदी के सामने सिर्फ विपक्ष नहीं खड़ा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की कूटनीति की वजह से आज 10 साल के बाद एक अकेला सब पर भारी ऐसा बोलने वाला और मैं 50 साल राज करूंगा ये कहने वाला, उसके सामने आज उनकी मातृ संस्था से लेकर, उनकी खुद की भारतीय जनता पार्टी की संस्था से लेकर, उसके नेताओं से लेकर, विपक्ष से लेकर, उनके सहयोगियों से लेकर के सारे लोग उनके सामने खड़े। क्यों मोदी जी अपने भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक नहीं कर रहे? क्यों सीधी एनडीए की संसदीय दल की बैठक कर दी? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अगर मेरे खुद की भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक करूंगा तो जितने भी मेरे विरोधी हैं आज बोलेंगे। आप देखिए जो चौहान है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, उनका बेटा क्या बोल रहा है? उनका बेटा बोल रहा है कि मेरे पिताजी आज एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट नेता है भारतीय जनता पार्टी में, और सेंट्रल की जो सरकार है यानी कि मोदी जी और अमित शाह, वो मेरे पिताजी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। वसुंधरा जी क्या बोल रही है राजस्थान में? वसुंधरा जी ने बोला कि ये आपकी गद्दारी है, जिन लोगों का हाथ पकड़कर, जिन लोगों की उंगली पकड़कर आप इतने बड़े हो गए, गुजरात से लेकर भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में, और आज उसी के साथ गद्दारी करते हो। ये लोग दूसरों के साथ गद्दारी नहीं करते, ये लोग विपक्ष के साथ गद्दारी नहीं करते, ये लोग जिनका खाते हैं, जिनसे बड़े होते हैं, जिनके हाथ पकड़कर आगे आते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते हैं। तो पूरे देश को चल चुका है कि आदमी किसी के लायक, और इसलिए आज पूरे देश में विपक्ष से लेकर सभी लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो चुके हैं। ये सरकार कभी भी गिर सकती है। लेकिन सर सत्ता पक्ष की ओर से जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस रवैये की निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं विपक्ष का एक ऐसा रवैया शर्त वाली राजनीति पर उतारू हो गए हैं अब। क्यों? आपने कौन सी राजनीति की आज तक 10 साल में? आपको जब मणिपुर के ऊपर आपके ऊपर प्रस्ताव लाया गया था कि आपने उसके ऊपर कोई 2 बोल बोले थे? आपने तो 150 लोगों को निलंबित कर दिया था। जब आप संसद में से 150 चुने हुए सांसदों को निलंबित कर देते हो तो ये कौन सी सरकार है? ये कौन सा रवैया है? क्या आप देखिए लगातार रेलवे के एक्सीडेंट हो रहे हैं और इनके जो चुने हुए पपेट मंत्री हैं वो वहां जाकर क्या करते हैं? रील बनाते हैं, रील बनाते हैं और लोगों को और उल्लू बनाते हैं कि देखो एक ट्रेन इधर से आती है, ये ट्रेन उधर से आती है, बीच में कवच होता है, तो अगर यहां से ट्रेन आ गई, इसके पीछे भी ट्रेन आ गई, पता नहीं क्या बोलते हैं। ना कोई नॉलेज है, ना खुद का कोई डिसीजन है, सरकार के पपेट बने हुए हैं। बार बार लगातार ऐसे फेल्ड मंत्रियों को फिर से वही के वही मंत्रालय सौंपे जा रहे हैं। तो आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आपका रवैया कैसा है? जब आप किसी की सुनते नहीं, सिर्फ 2 लोगों की सरकार चलती है, 2 लोगों के सिवा 10 साल में किसी का नहीं सुना गया, तो विपक्ष तो आपका गुलाम नहीं है, विपक्ष तो जनता की आवाज है, विपक्ष तो इस देश की आवाज है, विपक्ष तो 28 पार्टियों की आवाज है, विपक्ष तो 28 पार्टियों के कार्यकर्ताओं की आवाज है, इस देश के 63% लोग जो विपक्ष को वोट देते हैं उसकी आवाज है। तो विपक्ष की राजनीति कैसे, मतलब आप उसके ऊपर सवाल उठा सकते हो? खुद के गिरेबान में झांको के 10 साल तुमने क्या किया, और इसीलिए तो आज तुम्हारी ये हालत हो गई। तुम्हारा रवैया देखो, तुम्हारा बिहेवियर देखो, तुम क्या करते हो? लोगों, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देते हो, इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब दिया,
नहीं, 1 करोड़ का हिसाब जो प्रधानमंत्री नहीं दे रहा है, जो ठेके पर ठेके दिए हैं हफ्ते लेकर, तो इतने करप्शन आज जब देश के अंदर प्रधानमंत्री ने खुद कर दिए हैं अपने नेतृत्व के अंदर, जब वो खुद तानाशाह थे, जब उनके पास बहुत सारा जनमत था, बहुत सारी सीट थी, लेकिन आज जब मजबूर हो चुके हैं, हेल्पलेस हो चुके हैं, तो कहते हैं सहमति चाहिए, मुझे सहमति से चलाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मुझे सपोर्ट करो। आपने किसी को सपोर्ट किया 10 साल में? आपने विपक्ष की बात सुनी? आपने विपक्ष को इज्जत दी? आपने विपक्ष को मान सम्मान दिया? देखिए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस राम मंदिर को आपने मुद्दा बनाया था, उस राम मंदिर में पहली बारिश के अंदर पानी गिर रहा है। आपके विकास की स्पीड और देश ने देख ली है। आपका विकास नहीं है, आप विनाश है। आपने 10 साल में सिर्फ विकास किया है। कल पहले दिन जब सत्र की शुरुआत हुई तो हमने देखा विपक्षी नेताओं के हाथ में, सांसदों के हाथ में संविधान की कॉपी थी और आज स्पीकर पद को लेकर उन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तो क्या इस बार विपक्षी रणनीति जो है बेहद मजबूत है और मुद्दों की भरमार है जिस पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने वाला है? पिछले 6 महीने से अगर हम कहें तो इन लोगों ने एक नारा लगाया था कि 400 पार और फिर संविधान का बदलाव। ये उनके ही नेता बोल रहे थे। राजस्थान की वो राजकुमारी दीपिका कुमारी बोल रही थी, कर्नाटक के नेता आनंद हेगड़े बोल रहे थे, ज्योति मिर्धा बोल रही थी। जितने भी लोग पब्लिक के अंदर मंच पर आकर संविधान को बदलने की और आरक्षण को खत्म करने की बात करते थे, आज वो सारे हार चुके हैं। चाहे वो स्मृति ईरानी हो, माधवी लता हो, नवनीत राणा हो, ज्योति मिर्धा हो, कोई भी हो, जो संविधान को बदलने की बात करते थे, जो आरक्षण को खत्म करने की बात करते थे, वो आज सारे के सारे साइलेंट हो चुके हैं। विपक्ष, संविधान की रक्षा करना ये विपक्ष का काम है और इसीलिए संविधान दिखाया। और जो लोग बोलते थे कि संविधान को बदल देंगे, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो ये स्वाभाविक है कि विपक्ष इस बार जोरदार होने वाली है। संविधान को बदल देंगे। आज उनको जब साइलेंट कर दिया है तो विपक्ष की हिम्मत भी और उनका जोश भी आज बरकरार है और बहुत है, तो वो तो दिखाएंगे अपना जोश। ये तो उनका काम है, ये उनका अधिकार है देश की जनता के लिए, क्योंकि देश की जनता ने चुनकर विपक्ष को भेजा है, तो वो तो वो करेंगे ना। बिल्कुल ठीक है, मतलब रणनीति इस बार बेहद मजबूत है विपक्ष की। बिल्कुल बहुत मजबूत है। मैंने बोला ना कि उनको ऐसी फिल्म देखने को मिलेगी जो फिल्म बॉलीवुड आज तक 110 साल की बॉलीवुड की हिस्ट्री में नहीं बना पाया है, ऐसी विपक्ष अब बनाने जा रहा है और बहुत जल्द इस देश को वो फिल्म देखने को मिलेगी जो सबसे लार्जर देन लाइफ होगी। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए सागर जी, समय दिया आपने, बहुत बहुत आभार आपका। देखिए, स्पीकर पद को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ था, चर्चाएं बनी हुई थी कि क्या एनडीए में फूट देखने को मिलेगी। एनडीए में भले एकजुटता देखने को मिल रही हो, लेकिन एनडीए वर्सेस इंडिया इस वक्त देखने को मिल रहा है। एंड स्पीकर पद को लेकर आगे क्या होता है, उम्मीदवार दोनों की तरफ से उतार दिए गए हैं। किसका स्पीकर पद बनेगा ये तो कल इंतजार करना होगा। कल